हेलो एंड नमस्कार। शिवाजी टीचर्स एकेडमी पर आपका स्वागत है और मैं आपको दिखा रहा हूँ 63 नंबर क्वेश्चन। इससे पहले मैं आपको बताते चलूँ कि 68,500 भर्ती वाली परीक्षा जो हुई थी सुपर टेट की, तो उसका मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। तो ये पार्ट थर्ड वीडियो है जिसमें से 150 क्वेश्चनों का मैं अभ्यास करने वाला हूँ। उसी क्वेश्चनों को मैं यहाँ पर रिवाइज़ करवाना चाहता हूँ। तो इसमें से अब तक 62 क्वेश्चन हो चुके हैं और मैं 63 नंबर क्वेश्चन पे आया हुआ हूँ। तो आई होप कि 150 जो क्वेश्चन है इस वीडियोस में कंप्लीट हो जाएंगे। इससे पहले आधे आधे घंटे का वीडियोस है लगभग, तो उसको आप देखिएगा और फिर उसके बाद इस 63 नंबर वाले क्वेश्चन पर ज़रूर विज़िट कीजिएगा। तो इस समय हम लोग मैथ सेक्शन पर हैं, तो मैथ सेक्शन पर हम आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं। किसी परमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है, यदि अंश को 17 तथा हर को 1 बढ़ा दिया जाए तो संख्या का मान 3/2 हो जाता है। परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन है। तो अब पूछा हुआ परमेय संख्या, इट इज़ द रेशनल नंबर, कैन बी से दैट, just 1 second. सो तो इट इज़ अ रेशनल नंबर कैन बी फॉर्म ऑफ द p/q। तो चलिए देखते हैं। तो ये अंश जो है, कहा गया है कि अंश से 8 अधिक है, तो हम लोग को क्या मानना रहेगा? सबसे पहले इसी पे मैं सॉल्व करता हूँ। चलिए ठीक है, ये अंश बटा हर, ये हो गया ठीक। अंश ऊपर हर नीचे, तो चलिए ये हो गया। तो मैंने अंश को मान लिया है x मान लिया है ठीक, ये रहा x मान लिया है ठीक। और फिर उसके बाद हमने मान लिया हुआ है 8 अधिक है, हर को मैंने 8 मान लिया, x + 8, 8 अधिक है ठीक। इतना ही हो गया सॉल्व। फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। तो इसमें क्या हुआ दिया, यदि अंश को 17, चलिए 17 बढ़ा देते हैं हम, ये रहा 17, और हर में 1 बढ़ा दिया है और हर को 1 बढ़ा दिया गया है ठीक है। तो दिया जाए तो मान क्या हो जाता है? 3/2 हो जाता है। ये रहा 3/2 हो गया ठीक। अब परमेय संख्या याद करना है हम लोगों को। तो सबसे पहले ये जो 2 वाला है इसका गुणा इन दोनों में हो जाएगा ठीक। और जो 3 सेक्शन है तो ये इसका गुणा इन सारे पार्ट में हो जाएगा। तो चलिए सीधे गुणा करते हैं हम लोग। तो क्या आएगा, एक बार फिर से मैं टाइप कर देता हूँ, x + 17, यहाँ 17 है, और फिर उसके बाद x + 9, क्योंकि 8 + 1 9 ही होगा, और ये 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ 2x हो जाएगा और ये हो जाएगा अपना 17 दूना 34 हो जाएगा, ये रहा 34। और फिर उसके बाद 3x हो जाएगा और 3 9 जा 27 हो जाएगा। अब ये 3x वाला पार्ट और ये 2x वाला घट के हो जाएगा, मतलब घट के x आ जाएगा ठीक। अब 2x तो इधर चला जाएगा इस पार्ट में, तो फिर उसका रिवर्स करके यहाँ लाया जाएगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, उसको आगे पीछे लिख सकते हैं। चलिए x हो गया, और 34 को 27 से क्या कर देंगे? सब्सट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे ठीक है। तो 3 और 4 हो गया 7, ये रहा, और ये आंसर हो गया x = 7 आंसर। चलिए ठीक है, क्या हमारा वीडियोस हाँ चल रहा है? चलिए कोई बात नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। 64 नंबर पे, एक परीक्षा में 94% छात्र क्या हुए हैं? उत्तीर्ण हुए हैं, और 33 छात्र विफल हुए हैं। अब इसको मैं बताता हूँ, ये परसेंटेज जो है ये यहाँ पर नहीं है ठीक है, ये कटेड है। हो गया होगा, मिस प्रिंट आ गया होगा। हालांकि अगर परसेंटेज दिया हुआ है फिर उसके बाद और परसेंटेज दिया हुआ है तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगी निकालने में। 94% फिर 33%, तो हाउ कैन बी से दैट 100%? यस ऑफ कोर्स। तो देखते हैं परीक्षा में कितने छात्र सम्मिलित हुए हैं, ये हमको बताना है। तो सीधे सीधे इसका सोल्यूशन मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो अगर 94% क्या हुए हैं? पास हो गए हैं ठीक, पास आउट हो गए, चलिए ठीक है। और मान लीजिए सुपर टेट में भी 94% पास हो गए और 6% क्या हो गए? विफल हो गए। सरकार को तो बहुत कुछ करना पड़ेगा। चलिए तब देखते हैं क्या होता है, कितने छात्र साथ मिल गए। तो अब देखते हैं, तो 6% क्या हुआ है? 6% की वैल्यू हमको 33 दी हुई है ठीक।
अब इसको इसे छोटे से तरीके से निकाल सकते हैं, 6% इज इक्वल टू 33। अब इसको 100% निकाल सकते हैं, 100 और 33 गुणे 100 और बटे 6 लगाकर इसको काट कर निकाल सकते हैं। आंसर हमारा आ जाएगा 550। लेकिन मैं आपको छोटा सा तरीका बताता हूँ। चलिए, तो ये 94% छात्र उत्तीर्ण हुए, तो 6% क्या हुए हैं, विफल हो गए। ठीक, तो हमको क्या करना है, एक्स मान लेना है। छात्रों की संख्या हमने क्या मान लेना है, एक्स मान लेना है। कक्षा 7 कक्षा 8 वाले तरीके से बता दे रहे हैं आपको। तो इसको 6 मान कर उसको बटे 100 पे लगा कर इसको इक्वल करेंगे हम लोग, 33 आ जाएगा। ठीक, ये 100 लिखा हुआ है, राइटिंग काफ़ी अच्छी मेरी। तो चलिए ठीक है, अब तो ज़्यादा हो गया कुछ, तो चलिए ठीक है, 100 हो गया। तो अब देखते हैं इसको क्या करना है, 33 100 हो जाएगा इधर, और इधर हमने ले जाना है 6 और इसको एक्स कर देना है। ठीक, अब इसको काट देना है, ये 1 1 जा 1 हो जाएगा। चलिए ठीक है, हो गया। और 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 हो जाएगा। ठीक है, और 3 2 जा 6 हो जाएगा। और इसको काटने पे क्या होगा, 50 आ जाएगा। तो अर्थात 11 2 जा 50। देखते हैं 11 2 जा 50 कैसे आएगा, क्या आएगा, 11 और 2 जा बता रहा हूँ मैं, 11 मल्टीप्लाई बाई 50, तो आ जाएगा आंसर 550 आंसर आ जाएगा। अर्थात जो शामिल हुए हैं छात्र, वो कितने शामिल हुए हैं, 550। ठीक, ये रहा उसका क्वेश्चन और ये रहा उसका आंसर, मतलब 550 लोग शामिल हुए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 पे पहुंचते हैं। यदि 10 पुस्तकों का लागत मूल्य, कॉस्ट प्राइस जिसे कहा जाए, क्या कॉस्ट प्राइस को लागत मूल्य कहा जा सकता है, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और फिर उसके बाद 8 पुस्तकों के बिक्री मूल्य के बराबर हो। ठीक है, तो 8 पुस्तकों के बिक्री मूल्य के बराबर हो, तो ये क्या कहा जा रहा है कि जो सेलिंग प्राइस है 8 पुस्तकों के सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो हमको लाभ या हानि निकालना है। ठीक, अब देखिए, अगर कोई कॉस्ट प्राइस तथा लागत मूल्य दिया हुआ है और ये देखिए सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, तो सबसे पहली बात हमको इसमें क्या करना है, लागत मूल्य में से बिक्री मूल्य को घटा लेना है, 10 - 8 कर लेना है। ठीक, 8 पुस्तकों के बिक्री मूल्य, अब 8 पुस्तकों के बिक्री मूल्य। ठीक, अब देखिए 10 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक, 2 लिख जाएगा। फिर 8 बचा, 8 पुस्तकों के बिक्री मूल्य के बराबर निकालना है। ठीक है, तो इसको हमने परसेंटेज में सीधे चेंज कर देना है। ठीक, अब परसेंटेज में चेंज करने के लिए जानते हैं आप, 100 से गुणा करना रहता है। और उसके बाद यहाँ पे 2/8 बचेगा, इसको मैं दोबारा लिखता हूँ, छोटी सी स्क्रीन है मेरी। चलिए ठीक है, 2/8 हो गया और क्रॉस 100 हो गया। अब इसमें हमें काट देना है, ये देखिए काट दिया हमने, तो 4 2 जा 5, समझ में आया होगा। 2 चौके 8 हो गया, और 4 से 100 को गुणा किया, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, अर्थात 25% का क्या हो गया, लाभ हो गया। चलिए ठीक है, पढ़ते हैं 66 नंबर पे क्वेश्चन पे। यदि 6 पुरुषों की 15 दिन की मजदूरी 2100 हो, तो 9 पुरुषों की 12 दिनों की मजदूरी ज्ञात कीजिए। मैं आपको बताता चलूँ कि ये देखिए, ये सारे के सारे क्वेश्चन सुपर टेट 2018 में आए हुए हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ के मॉडल पेपर को वहाँ के मॉडल पेपर को मिला कर किया गया है, आप खुद चेक कर सकते हैं पुराने पेपर को, और उसी को मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। तो ये रहा अपना 6 पुरुष, और सीधे मैं पहले सूत्र और फार्मूला बता देता हूँ आपको। चलिए ठीक है, तो ये 6 पुरुष बताया गया, और ये तो मैं फार्मूला बताता चलूँ आपको। तो ये रहा मेरा, काफ़ी ज़्यादा बड़ा एम हो गया है। चलिए ठीक है, छोटा सा बनाने की कोशिश करता हूँ। M1 और D1 अपान W1 इज इक्वल टू M2 इंटू D2 अपान WT। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। तो यहाँ पे M क्या प्रेजेंट कर रहा है, मैन, D दिन जो है डेज। ठीक है, M2 अर्थात दूसरे जो समूह का दिया हुआ है, दूसरे ग्रुप का दिया हुआ है, और फिर D2 प्रेजेंट कर रहा है अपने दूसरे दिनों के
मतलब दूसरे समूह के डेज को प्रेजेंट कर रहा है। फिर W1 जो है वो वर्क को प्रेजेंट कर रहा है, और ये अर्थात W1 जो है ये सीधे सीधे मजदूरी को प्रेजेंट कर रहा है इस क्वेश्चन में, ठीक है। और फिर देखते हैं और लगाते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले ले लेते हैं कि जितने भी एलिमेंट दिए हुए हैं, जितनी भी संख्याएं दिए हुए हैं, उन्हीं के माध्यम से लगाना है हमको। तो ये देखिए 6×15/2100 और बटे और बराबर फिर 9×9×12 और फिर उसके बाद 2000। एक सेकेंड, ये देखिए इरेजर ले लेता हूँ, इसको मैंने मान लिया W2, ठीक। चलिए ठीक है, ये W2 हो गया। ये W2, ठीक। अब देखते हैं, ये 6×15 लिखा हुआ है और फिर उसके बाद ये 2100 लिखा हुआ है, फिर 9×12/WT लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब हमको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है, पहले देखते हैं कुछ कटता है कि नहीं कटता है। तो देखते हैं 6 से इसको काटते हैं, देखते हैं कटेगा कि नहीं कटेगा। तो 6 से काटने पे क्या होता है, 6×3=18 हो जाएगा, ठीक। और फिर उसके बाद 3 जीरो बचा हुआ, 6×5=30 और ये जीरो हो गया। चलिए ठीक है, यहाँ तक तो सही है। 6×3=18, 19, 20, 21 अर्थात 3 जीरो हो गया, 6×5=30 हो गया और ये जीरो हो गया। 15 से देखते हैं काटते हैं, 15×2=30 हो जाएगा और 350 हो जाएगा। चलिए ठीक है, देखते हैं कटेगा कि नहीं कटेगा। क्या इसमें काफ़ी ज़्यादा बड़ा स्क्रीन है, तो मैं देखता हूँ ज़रा करके। 15×15, हाँ चलिए इधर से काट देता हूँ। 3×5=15 हो जाएगा। ये जो 3×4=12 हो गया और इसको काटने के बाद 3×5=15 हो गया, ठीक। और फिर उसके बाद ये हो गया, यहाँ पे कट गया। फिर देखते हैं इधर क्या कटता है। तो आएगा हमारा 5/350 और 4WT, इसको लिख लेते हैं। 5/350 और इधर 4 बचा था, अपना WT बचा था, ठीक। तो इसके बाद आया हुआ हमारा लोग का आंसर, तो इसको काटते हैं ज़रा। 5×7=35 और फिर उसके बाद ये W2 आ गया। और कुछ ना कुछ यहाँ पे कमी हो रही है। सीधे सीधे मैं आपको सॉल्यूशन में सीधे समझा देता हूँ, छोटी सी स्क्रीन पे क्या क्या समझा दें। चलिए, तो ये रहा सॉल्यूशन उसका। अब देखिए सॉल्यूशन जो निकला हुआ है बिल्कुल इसी सूत्र पे लिखा हुआ है। M1D1/W1 फिर M2D2/W2। तो इसी को क्या किया गया है, W को इस साइड में भेज दिया गया, W को इस साइड में भेज दिया गया, W1 W2 को। फिर W2 को एक साइड पे रख दिया गया और फिर उसके बाद 6×15 फिर W2 बना दिया गया। अब देखते हैं यहाँ से कुछ काट के देखते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या कट रहा है, 15 से काटते हैं, 15×15=15, 30, यहाँ 45। तो ये धीरे धीरे बड़े नहीं काटते हैं। फिर 3×5=15, 3×7=21, ये डबल जीरो हो गया, ठीक है। और फिर उसके बाद कुछ काटते हैं, 3×3=9 और 3×2=6 और 2×6=12 हो गया, ठीक। ये 6 लिखा हुआ है। और फिर उसके बाद देखते हैं, और नीचे का तो कुछ बचा नहीं। 5×5, 5×1=5 हो जाएगा और फिर 5×4=20 और फिर जीरो हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद 6×3=18, 18×0 18 चौके, और इन सबको गुणा करने के बाद आ गया अपना 2520 आंसर। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, देख लीजिएगा आंसर बिल्कुल एकदम सही है। शायद सोल्यूशन में कोई गलती नहीं होगी, लेकिन 2520 आ जाएगा आपको। मतलब इसको मजदूरी कितनी मिल रही है, 2520 रुपये मिल रही है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले, हाँ तो ये रहा 67 नंबर क्वेश्चन। तो निम्नलिखित आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। तो यदि आंकड़ों की मध्यिका 63 हो तो x का मान ज्ञात करना है। तो सीधे सीधे आपको देखना पहले संख्या क्या है, सम है विषम है। तो देखते हैं, तो ये रहा 1 2 3 4 5, जस्ट 1 सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक, सम संख्या है।
तो अब आपने क्या कर लेना है, तो यहाँ पे जो संख्या दिया हुआ है, कितनी संख्या है, सम, तो सम को 10 है, तो यहाँ पे n बराबर कितने हो गए, 10 हो गए। ठीक, n बराबर 10 हो गए। और इसका सूत्र जो होता है 1/2, 1/2, फिर उसके बाद n/2 हुआ पद, फिर उसके बाद n/2 + 1 का पद, इन सबको निकाल देना है। ठीक, तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट एकदम लग रहा है मेरे को, तो मैं सीधे आपको सल्यूशन पे समझाता हूँ। चलिए, ये सल्यूशन आ गया अपना 67 नंबर का, और ये माध्यिका निकालना है, मीडियन निकालना है। तो उसका सूत्र ये होता है क्या, जब संख्या के पदों जो होते हैं वो सम होते हैं, पद जो होते हैं सम होते हैं। तो ये रहा, जस्ट 1 सेकेंड, इसको मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, ये रहा। चलिए ठीक है, फिर उसके बाद बढ़ते हैं, और ये देखिए, हाँ, तो समझा देता हूँ। तो अगर n आया हुआ है तो n बराबर कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। ठीक, 10 दिया हुआ है, तो यहाँ 10 पे रखेंगे जब मान, यहाँ पे 10, तो ये यहाँ पे कटने के बाद 5 आ जाएगा। ठीक, 5 आ गया यहाँ पे, और फिर उसके बाद अगर यहाँ 5 रखते तो 10, तो यह 5 + 1 6 हो गया, मतलब 5वां और 6वां पद। और हाँ, आपको श्रेणी भी देखना होगा, तो आप थोड़ा पीछे करिए, वीडियो को देखिए। 5वां पद जो होगा x होगा, और 6वां पद जो होगा x + 2 होगा। तो इसको जो ऐड किया जाएगा तो 2x + 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको इधर गुणा कर देंगे, 63 को इधर गुणा करने पे क्या आएगा, इसका दोगुना हो जाएगा। दोगुने के बाद 2x + 2, दोगुने में से क्या घटा लेना है, 2 घटा लेना है। आंसर आ जाएगा अपना x = 62। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 62। अब इसको ज़रा प्रयास करते हैं, 2 3 अच्छे हो जाएगा, और 2 6 12 हो जाएगा। ठीक, और ये 2x है और +2 है, और इसको घटाने पे जाएगा तो 1 2 4 हो जाएगा। ठीक, और ये 2x है। धीरे धीरे मेरी उंगलियां काम कर रही हैं। चलिए ठीक है, और फिर ये जो 2 लिखा हुआ है, ये 2 से इसको काट दिया जाएगा, 2 6 12 और ये 2, तो x बराबर क्या आया, 62 आ गया। ये आंसर हो गया अपना। चलिए ठीक है, 68 क्वेश्चन पे जाते हैं। तो 68 क्वेश्चन नंबर है जो, तो ये रेशियो पे है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे है। तो बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक सा। तो इसमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, A/B, A/B दिया गया है। क्या है, 3/4 है। तो इसमें क्या है, B जो रेशियो C है, तो यहाँ पे B रेशियो C कितना है, 6/7 है। एक सेकेंड, ज़रा कुछ टेक्निकल ग्लिचेस आ रही हैं, क्या हो गया, चलिए कोई बात नहीं, ये हटाइए, जस्ट 1 सेकेंड। अब देखते हैं, तो A रेशियो B दिया हुआ है 3/4, और B रेशियो C दिया हुआ है 6/7, और A रेशियो B रेशियो C क्या निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, अगर ऐसे मामले में ऐसे दिया हुआ तो आपने क्या करना है, सबसे पहले ये पार्ट है और ये पार्ट है, अर्थात अगर B इसमें भी है और B इसमें भी है, तो इसको हमको क्या कर लेना है, इक्वल कर लेना है। इक्वल करने के लिए क्या करना रहेगा, इसी संख्या को इसमें गुणा कर दो और इसी संख्या को इसमें गुणा कर दो। और जब ऐसे इक्वल कर लेंगे, जैसे b को कॉमन कर लेंगे, तो क्या लिख सकते हैं, एक साथ सबको लिख सकते हैं, a b अनुपाते c और इक्वल जितना भी आए, ऐसे सारे को लिख सकते हैं। और चलिए ठीक है, इसको लगाते हैं हम लोग। तो इसका जब इसमें गुणा हो जाएगा और इसका जब इसमें गुणा हो जाएगा तो क्या आएगा, 24 आएगा। 6 चौके 24 हो जाता है, हमने 24 इधर लिख दिया है। ठीक, फिर उसके बाद जब इसी संख्या का इसमें हमने गुणा किया है तो इसमें भी करना पड़ेगा, तो 6 3 18 हो जाएगा। 18 लिखने की कोशिश करूँ मैं, चलिए ठीक है, कर लिया। हाँ, 18/24। अब जब 4 का इसमें गुणा हुआ है तो भाई बराबर का एक मिलना चाहिए, सबको गुणा करना है, तो 4 सत्ते 28 हो जाएगा। ठीक, तो मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा 28, अर्थात रेशियो कितना आया हुआ है, 18/24
रेशियो 28, 18 रेशियो 24 रेशियो 28, अर्थात ABC को, इसको काट भी सकते हैं तो इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। 3 से का 3 छक 18, 3 होते 24, क्या ये कट सकता है? 2 से देखते हैं, 2 9 18, 2 1 9 2 2 4, तो 9 12 हो गया, और फिर 2 1 9 2 2 चौके 8, तो 9 12 14 आंसर आएगा। ठीक है, ज़रा देखते सिंप्लीफाई करके। 2 9 18 और 2 1 9 2 2 2 4, फिर 2 1 9 2 चौके 8। इसका मैं सोल्यूशन पे आपको दिखा देता हूँ, यकीन ना हो तो। चलिए, तो ये रहा सोल्यूशन, और सोल्यूशन में भी बिल्कुल वही सेम फंडा किया गया है यहाँ पे कि इसी संख्या को ले जाकर इसमें गुणा कर दिया गया, इसी संख्या को इसमें गुणा कर दिया गया, और ये जो 4 है इसमें गुणा हो गया। ठीक, बाकी और ज़्यादा कुछ किया नहीं गया है, ये देखिए। और फिर उसके बाद ये सीधे सीधे आंसर आ गया अपना 9 12 और 14 आंसर आ गया। चलिए सीधे सीधे क्वेश्चन बढ़ते हैं 69 पे, मैथ का सेक्शन है बहुत। चलिए, तो ये रहा क्वेश्चन कि 69 नंबर क्वेश्चन, यदि साधारण ब्याज पर रखा कोई धन 25 वर्षों में स्वयं का 2 गुना हो जाता है तो ब्याज की वार्षिक दर हम लोग को ज्ञात करनी है। तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करनी रहेगी हम लोग को। तो अगर 2 गुना हो रहा है, ठीक, तो हम लोग को पता है कि SI इज इक्वल टू P क्रॉस R क्रॉस T बटे 100। हिंदी में बोले तो साधारण ब्याज इक्वल टू मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो ये आंसर हो, तो अब इसको हम लगाते हैं। चलिए, लगाने में क्या आता है, आप क्या लिखा हुआ है 25 वर्षों में, तो हम लोग सीधे यहीं पे लगाते हैं। तो P इक्वल साधारण ब्याज पर रखा कोई धन 25 वर्ष में स्वयं का 2 गुना हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो P माना गया है, तो इस साधारण ब्याज जो है इसी पर P जो है P क्रॉस R क्रॉस T रखा गया, और T तो हमने दिया हुआ है इसमें क्वेश्चन में, तो 25 दिया हुआ है बटे 100 हो जाएगा। और जो P है ये मूलधन के बराबर है। ठीक, स्वयं का 2 गुना हो जाता है। तो इन्होंने क्या कर देना, हम लोग को काट देना है। ठीक, तो बचेगा अपना R जो है इस साइड पे जाएगा 100/25। अब इसको काटने पे क्या आएगा, 25 चौका 100 अर्थात 4%। आई होप कि इसमें आपको समझ में नहीं आएगा, तो मैं सीधे वहीं सोल्यूशन पे समझाता हूँ, जस्ट वन से। चलिए, तो ये रहा साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज पे हमको क्या कर देना है, ये मूलधन है और ये दर है और ये समय है। ठीक है, और ये 100 है। तो ये देखिए P जो है इसको P से कट गया है, और R बराबर फिर इसके बाद 25 100/25 आ गया। तो 25 चौका कितना होता है, 100 होता है, तो 4% आ गया। लेकिन आई होप इस पर भी नहीं समझ में आया होगा आपको। तो चलिए मैं इसको समझाता हूँ। देखिए ये क्या है, अगर मूलधन हमारा 100 है और हमें ये 2 गुना हो जाता है, क्वेश्चन में बताया गया कि 2 गुना हो जाता है उसका। ठीक है, अब ये 2 गुना हुआ तो हम लोग को ब्याज कितनी मिली, ब्याज मिली हम लोग को 100 रुपये। ठीक, 100 रुपये ब्याज मिला हुआ। तो हमने क्या करना है, ये P के जगह पे जो दिया हुआ है यहाँ पे, इसको यहाँ पे 100 रख लेना है, और यहाँ पे भी 100 रख लेना है। यहाँ पे भी 100 रखने के बाद जो है इस 100 को इस 100 से कट कर दिया गया है बस, और ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है इसमें। तो अगर जब 100 को 100 से काटेंगे तो यहाँ R गोड़े 25/100 ही तो बचेगा, अतः R इधर रह जाएगा, 25/100 100/25 हो जाएगा, 25 चौका 100 हो जाएगा। ठीक, अर्थात 4% जो है उसके ब्याज की दर ज्ञात की गई है। ठीक है, तो आई होप ये छोटा सा मेथड आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं सबसे लास्ट क्वेश्चन मैथ का सेक्शन। तो क्वेश्चन है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की एक जीवा की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, तो वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात कीजिए। तो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली, अर्थात अगर एक वृत्त है और उसकी त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर। ठीक, पूरा व्यास है ये त्रिज्या, माफ़ कीजिए, ये व्यास है, ये त्रिज्या है, ये केंद्र है, ये परिधि है पूरा। चलिए ठीक है, एक बार फिर से वृत्त बनाता हूँ, बहुत ज़्यादा बड़ा बन गया। चलिए ठीक है, ये रहा। हाँ, तो ये 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की एक जीवा। ठीक, तो ये 10 सेंटीमीटर हो गया अपना। ठीक, और फिर एक जीवा 16 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये देखते हैं जीवा जो निकली हुई है, तो ये जीवा हम लोग कहाँ से पास करें,
तो सीधे पास करते हैं हम लोग जीवा, यहाँ से पास करते हैं, ठीक। ये पास कर दिया गया, तो ये कितनी है, 16 सेंटीमीटर की है। जस्ट 1 सेकेंड, कुछ ना कुछ गड़बड़ी ज़रूर हो रही है। कि अगर ये जीवा यहाँ से पास किया जाएगा तब भी ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। इसको मैं, ये रहा वृत्त अपना, ये रही अपनी 10, और ये रहा जीवा। अगर ये 16 सेंटीमीटर का है टोटल लंबाई, तो ये कितने की हो जाएगी, 8 की हो जाएगी, ठीक। ये आपने, ये 10 है और ये 8 है, तो हम लोग को क्या, इसका जो वृत्त का केंद्र जो है और ये जीवा है, इसके बीच की दूरी तो हमको निकालना है। तो बीच की दूरी निकालने के लिए क्या करना रहेगा, ये जो सूत्र दिया हुआ है, लंब स्क्वायर इक्वल टू कर्ड स्क्वायर, और फिर माइनस करना रहेगा ये जो आधार स्क्वायर दिया हुआ है, अर्थात 100 में 100 के स्क्वायर में 10 के स्क्वायर में से 8 का स्क्वायर घटाना रहेगा। तो 100 हो जाएगा 10 का स्क्वायर, और फिर उसके बाद 8 हो जाएगा, और 8 अठाई 64 अर्थात 36 आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा इसकी लंबाई। लेकिन इसको आपको मुझे समझ में आ गया होगा कि आपको समझ में नहीं आया होगा, और तो मैं इसका सोल्यूशन आपको दिखा देता। तो ये आपका सोल्यूशन हो गया। तो ये सोल्यूशन, ये देखिए आपका रखा हुआ है। तो ये वृत्त है, और वृत्त भी देखिए ये 10 सेंटीमीटर की क्या है, त्रिज्या है अपनी। जस्ट 1 सेकेंड, काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल प्रॉब्लम आती चली जा रही है। जस्ट ये रहा, तो ये अपना वृत्त हो गया। तो ये 10 सेंटीमीटर क्या हो गया, इसकी त्रिज्या हो गई, और ये जीवा हो गई है, ठीक है। और जीवा की परिभाषा ही होती है कि वृत्त में कितनी जीवाएँ होती है, तो बहुत ढेर सारी जीवा, अनंत कहा जा सकता है, क्योंकि जो भी रेखा केंद्र से होकर नहीं जाती है उसे जीवा कहते हैं, ठीक है। तो ये जीवा हो गई, और फिर उसके बाद ये जो केंद्र है, और फिर इसके बाद ये जीवा की, अगर ये 16 सेंटीमीटर था, तो ये जो आधा है, ठीक, अगर 16 का आधा किया जाए तो 8 आएगा, ठीक। तो ये 8 हो गया है। अभी जो 10 हो गया, ये 8 हो गया है, ठीक। तो ये 10 हो गया और ये 8 हो गया। अब हमको इसी चीज़ की दूरी निकालनी है, इसी की, ठीक, ओ से एम की दूरी। तो सीधे सीधे पाइथागोरस थ्योरम निकाल देते हैं। इसमें वृत्त में भी पाइथागोरस थ्योरम यूज होता है। तो सीधे एक बात ध्यान रखिए, जब कर्ड का निकालना होता है तो जितने भी मान होते हैं, ठीक, तो उसको बराबर के उस पार जो होते हैं लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम लंब स्क्वायर का निकालते हैं तो जो कर्ड दिया हुआ है अर्थात बड़ी राशि दी गई है उसे छोटी राशि में से घटाएंगे, ठीक। तो ये सीधे सीधे एक आंसर है। तो 10 का स्क्वायर 100 आ जाएगा, और फिर उसके बाद ये 8 का स्क्वायर 64 आ जाएगा, और 100 में से 64 घटाएंगे तो 36 बच जाएगा, और ये 6×36 हो जाएगा। अब आसान सा क्वेश्चन का आंसर, क्लास 9th वगैरह में पढ़े होंगे आप लोग। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब जितने भी क्वेश्चन हैं 1 लाइनर आएंगे, और सीधे सीधे आपको वहीं पे आंसर हम बता देंगे, क्योंकि मैथ का ये हमारा सेक्शन अब ख़त्म होता हुआ। मैथ में क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा। तो सीधे 71 क्वेश्चन पे आते हैं, और जल्दी जल्दी इस वीडियो को समाप्त कर देंगे। और बहुत ही जल्दी जल्दी एकदम पार्ट 3 वीडियो है, बहुत ज़्यादा लंबा चला गया वीडियो, 33 मिनट का। और 33 का वीडियो गया, फिर दूसरा वाला वीडियो 33 का। अब ये देखते कितने पे जाता हुआ है। तो दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है। तो दक्षिण अमेरिका जो है, उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका के नीचे हुआ है, ठीक है। अफ्रीका से काफ़ी दूर अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है। उसी दक्षिण अमेरिका में चिली देश आता है, और ब्राज़ील आता है, और सैंटियागो और अर्जेंटीना वगैरह ऐसे कुछ आते हैं। तो चलिए ठीक, उराग्वे जितने फुटबॉलर कंट्रीज़ है वो सारे दक्षिण अमेरिका में ज़्यादा ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं। तो हाँ, तो उसमें पाए जाने वाले घास जो हैं उसका नाम क्या है, पंपास नाम है। इसको आप नोट करके रखिए, पंपास, ठीक है। तो इसके बारे में बता दूं, ये जो घास होती हैं ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 72 है, जो उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट से होकर प्रवाहित होने वाली गर्म धारा का क्या नाम है। तो जो गर्म धारा होती है, ठंडी धारा होती है, तो इन दोनों के मिलने से क्या होती है, एक घास उत्पन्न होती है, इसे प्लैंकटन कहते हैं। तो उसे मछलियाँ बहुत पसंद करती हैं। तो जो प्लैंकटन घास होती है मछलियाँ पसंद करती है, तो इसका मतलब कि वहाँ पर मछलियों का पैदावार ज़्यादा है, ठीक है। वहाँ पर मछली
फ़िशिंग करना ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है, मछलियों को पकड़ने में। तो वो एक मछलियों का एक बहुत बड़ा स्रोत कहा जा सकता है। खैर क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट से होकर प्रवाहित होने वाली गर्म धारा जो है वो क्या है, उसका नाम है गल्फ स्ट्रीम। देखिए नाम से तो ये ठंडी धारा लग रही है, गल्फ स्ट्रीम, ठीक, गल्फ स्ट्रीम। लेकिन जब स्ट्रीम आ गया तो इसका मतलब भाप से कुछ रिलेटेड है, जिसको आप गर्म धारा मान लेना है, ठीक है। तो ये जो है इसका आंसर हो गया। फिर लिखा हुआ है कौन सा बंदरगाह कक्ष की खाड़ी पर स्थित है। तो कक्ष की खाड़ी में जो है वो कांडला, ठीक है, कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह कहाँ पड़ता है, कांडला बंदरगाह पड़ता है गुजरात में। गुजरात से जो है भारत की जो सीमा होती है वो सबसे मतलब जलीय सीमा सबसे ज़्यादा है, ऐसे ही बना हुआ है, ठीक। इधर महाराष्ट्र हो गया, इधर गुजरात है पूरा, इधर पाकिस्तान का इलाका हो गया, काफ़ी खुला खुला क्षेत्र रहता है इधर साइड पे। तो रण सुने आपने होगा, कक्ष का रण, ठीक, ये भी सुना है। और वहाँ गधा अभयारण्य भी है गुजरात का। तो ऐसे ही सारे मैपिंग सिस्टम मैप से देखिए तो ज़्यादा क्लियर होगा। हालांकि ये जो कांडला बंदरगाह है इसी जो त्रिभुजाकार एरिया है, ये तीन ओर से घिरा हुआ है, तो यहीं पे है, ठीक। और आपको तो पता होगा तीन ओर से अगर कोई स्थल से घिरा रहता है तो उस एरिया को, समुद्री एरिया को क्या कहते हैं, खाड़ी कहते हैं, या हाँ बिल्कुल खाड़ी कहते हैं। जैसे बे ऑफ बंगाल, कक्षी खाड़ी और बहुत ढेर सारी खाड़ियाँ हैं। चलिए ठीक है। और 74 नंबर क्वेश्चन है, ड्राकिंस पर्वत किस देश पर स्थित है। तो ड्राकिंस पर्वत किस देश पर स्थित है, दक्षिण अफ्रीका और लेसोथो में स्थित है, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका और लेसोथो में स्थित है। तो दक्षिण अफ्रीका कहाँ पड़ता है, अफ्रीकन महाद्वीप में पड़ता है। अफ्रीका महाद्वीप में कहाँ पड़ता है, एकदम दक्षिण अफ्रीका, एकदम दक्षिण, जैसे नाम दक्षिण है तो इसका मतलब एकदम छोटे साइड पे, दक्षिण साइड पे पड़ा हुआ, एकदम नीचे साइड पे। तो ये लुसाथो और दक्षिण अफ्रीका के एकदम बॉर्डर पे पड़ता है, ठीक। तो ये ड्राकिंस पर ये भूगोल का क्वेश्चन। लिखा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है। 75 क्वेश्चन नंबर है। तो 29 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है, हर वर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है। और ध्यान दीजिएगा ये अंतर्राष्ट्रीय है, 29। और बिल्कुल टाइगर होंगे तो जंगल रहेगा, और जंगल रहेगा तो बारिश रहेगी, और बारिश रहेगा तो हम लोग रहेंगे, और धरती पे जीवन रहेगा। तो बिल्कुल टाइगर को बचाने की इसीलिए मुहिम की है। बाकी इंसानों के लिए तो ख़तरनाक है, ये हिंसक जानवर है, लेकिन हमारे लिए तो मतलब अगर टाइगर से हम हैं तो हम टाइगर से हैं, मतलब जीवन है, ठीक है। और फिर 76 क्वेश्चन नंबर है, भूमध्य रेखा जो है कर्क रेखा और तथा मकर रेखा तीनों किस महाद्वीप से होकर गुजरती है। तो बिल्कुल ये जो क्वेश्चन है ये कई दफ़ा पूछा गया है, एसएससी वगैरह में पूछा गया है, और यहाँ टीचर्स में भी पूछा जा रहा है। तो अफ्रीका महाद्वीप जो है ये तीनों रेखाओं से, हालांकि जो इंडिया से गुजरती है तो वो कर्क रेखा से गुजरती है, ठीक है। तो ये रहा अफ्रीका महाद्वीप, और ये अपना दक्षिण अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका, और ये यूरोपियन, और ये एशिया अपना, और ये ऑस्ट्रेलिया, और इधर जापान वगैरह सब देश वगैरह पड़ा हुआ है, ठीक है। यूरोप और एशिया के मिला को यूरेशिया कहते हैं। और इधर ये अंटार्कटिका जिसे हम कहते हैं, और इधर अटलांटिक महासागर हो गया। तो ये देखिए एक रेखा, दूसरी रेखा, तीसरी रेखा, ये भूमध्य रेखा है बीच वाली, भूमध्य नाम से पता चल रहा है, मेडिटेरियन लाइन जिसे कहते हैं। और फिर उसके बाद ये जो है रेखा, ये कर्क रेखा है, और फिर ये मकर रेखा है। चलिए ठीक है। तो अब बढ़ते हैं 78 नंबर क्वेश्चन, 77 नंबर क्वेश्चन, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष का नाम क्या है। तो आप लोग क्वेश्चन जरा पढ़िए, तब तक मैं कुछ काम निपटा लूँ। चलिए, तो हाँ क्वेश्चन तो ये था कि प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष का नाम क्या था। तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष का नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल का। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से भी एक दो क्वेश्चन बने हुए हैं इस पेपर में, तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ना होगा। चलिए ठीक है, और इसको मैं लिख कर बता दूँ। ये 76 का मैंने बताया नहीं, शायद अफ्रीका महाद्वीप होगा। तो ये देखिए, हाँ अफ्रीका हो गया। और फिर प्रांतीय संविधान के अध्यक्ष का नाम है सरदार पटेल जी का नाम है, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष जिसे कहा जाता है। नरेंद्र मोदी जी ने तो उनकी प्रतिमा बनवाई है, दो प्रतिमा बनवाई हैं। एक नर्मदा तट पे बनवाई हुई है, वो जो कि विश्व की सबसे ऊंची स्टैचू, तो सबसे पहले हुआ करती थी स्टैचू ऑफ लिबर्टी हुआ करती थी शायद। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बाद फिर उसके बाद स्टैचू ऑफ यूनिटी हो गई, जो एकता का मूर्ति है, एकता का
स्टैचू है वो सबसे बड़ी विश्व की है। देखिए काफ़ी अच्छी चीज़ें बनी हुई गुजरात में, नर्मदा डैम भी उधर ही पे है। तो एक आकर्षक चीज़ें हैं, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल मैं लिख देता हूँ। इन्होंने जो भारत जब आज़ाद हुआ तो कई रियासतों में बँट गया, तो इन्होंने क्या किया, सब जगह जाकर अपनी सेनाओं को ले जाकर भारत में अपने आप को मतलब ज़बरदस्ती कर दिया, और करना भी चाहिए, सही भी है। देखिए अगर भारत की एकता, आप भारत की ज़मीन की खाते हैं और दूसरे के कुछ और को मतलब आप प्रशंसा करते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सदियों से भी एक अंग बने हुए हैं, तो हमारे अंग बनना ज़रूरी है। बिल्कुल, तो बिल्कुल है। आप पढ़ते हैं 79 पे क्वेश्चन पे। बहुत बड़ा योगदान रहा जिन्हें ये लौह पुरुष के नाम से जाना गया। काफ़ी लोग इनके जीवनी से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन है, भारत की पहली फ्रेंच फैक्ट्री, शायद मैंने 78 क्वेश्चन नंबर नहीं बताया। सारदा अधिनियम का संबंध क्या है? हाँ बिल्कुल, सारदा अधिनियम का संबंध जो है वो बाल विवाह से। ठीक, बाल विवाह बिल्कुल, ये बाल विवाह से है। और फिर इसके बाद बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे। भारत की जो पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? तो पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? तो सूरत में स्थापित की गई थी। सबसे पहले जो इंडिया में आए तो पुर्तगाली आए थे, पुर्तगाली, फिर डच लोग आए, फिर फ्रेंच आए, फिर एट लास्ट इंग्लैंड वाले आए। तो इंग्लैंड को उस समय तो कहा जाता था कि बिजनेसमैन कंट्री है, बहुत डेवलपमेंट किया था बिजनेसमैन में। तो इसीलिए अब देखिए जमा का सिक्का बैठ गए। तो ऐसे ही आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, 1947 में आज़ादी मिल गई। लेकिन बहुत लोग कुछ किया, ऐसे थोड़ी ना मिल गया, वो जिस तरह मैं बता रहा हूँ आपको, उसकी बहुत लंबी कहानी है। और ये देखिए फर्स्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एक और क्वेश्चन आता हुआ, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस राष्ट्र से ली गई है? तो इसका आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा की ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, ये रहा ऑस्ट्रेलिया में, लिख देता हूँ ऑस्ट्रेलिया। स्टीव स्मिथ वाली टीम, स्टीव स्मिथ और विराट कोहली की कभी ज़्यादा बनी नहीं है। जब बैन भी हो गए थे स्टीव स्मिथ कई दिनों के लिए, स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर। चलिए मैं क्रिकेट पढ़ाने बैठ गया यहाँ पर, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। और वहाँ का देखिए सारस जो है वहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है, और कंगारू जो है वहाँ का राष्ट्रीय पशु है। वहाँ पे सबसे ज़्यादा कंगारू पाए जाते हैं, 30-30 फीट लंबी छलांग मारते हैं। तो ये देखिए कंगारुओं का देश है, एकदम मतलब निर्जन क्षेत्र है। एक जो रहता है उधर पूर्वी साइड पर है, बस पूर्वी साइड पर उनका शहर बसा हुआ, बाकी पूरा एकदम जंगली इलाका है पूरा। न्यूजीलैंड, वेलिंगटन, ब्रिस्बेन, पर्थ, कैनबरा, तो ये सब बस एक समुद्र के किनारे किनारे बसे हुए शहर हैं। और बाकी उनका पूरा देखिए, पूरे जंगलों में आग लग जाती है तो पूरा दूर दूर तक फैल जाता है। खैर सबको छोड़िए, ये सब एक जानने के लिए चीज़ें हैं बस, और कुछ नहीं है, जनरल नॉलेज के लिए। तो 81 नंबर क्वेश्चन है, ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक कौन थे? तो ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक कौन थे? ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक थे H.E. आर्मस्ट्रांग। ठीक, H.E. आर्मस्ट्रांग। आई नो आप लोग आर्मस्ट्रांग लिख लेंगे, तो मैं बस दिखाता हूँ आपको लिख के, ये H.E. है। ठीक है, H.E. आर्मस्ट्रांग। चलिए ठीक है, तो फिर लिखा हुआ है किस घोषणा पत्र को भारत शिक्षा का शिलालेख कहा जाता है? तो आंसर आपके बिल्कुल नीचे ही लिखा हुआ है, वुड डिस्पैच को। ठीक है, वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का शिलालेख कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने 83 क्वेश्चन पर। हाँ चलिए, तो ये लिखा हुआ, पाठ योजना निर्माण में पंचपदीय प्रणाली के प्रणेता कौन थे? तो पंचपदीय प्रणाली के प्रणेता कौन थे? तो ये थे हर्बर्ट। एक सेकेंड, ये रहा, बिल्कुल हर्बर्ट। मैं हर्बर्ट लिखने की कोशिश करता हूँ, हर्बर्ट। चलिए ठीक है, इस बार कुछ अच्छी राइटिंग गई हुई है। फिर लिखा हुआ, ये मकतब में किस स्तर की शिक्षा दी जाती है? तो आपने सुना होगा मकतब, मजलस,
ये सब तो मुस्लिम्स लगा हुआ है नाम मोहम्मडन एरियाज़ के। तो इसे आप कह सकते हैं मुस्लिम कालीन प्राथमिक स्तर की शिक्षा की योजना थी, तो इसे हम कह सकते हैं मुस्लिम कालीन स्तर। ठीक, मुस्लिम कालीन, ये रहा। ठीक, इसको आप लोग वन लाइनर क्वेश्चन में आप लोग ऐड कर लीजिए सबको। तो मैं इसको जो स्टैटिक फैक्ट बताता हूँ, मतलब आसपास की छोटी छोटी चीज़ें बताता हूँ, तो इन सबको आप नोट कर लीजिएगा, ये कभी ना कभी काम आएंगे। बिल्कुल छोटी मोटी चीज़ें हैं, जो समथिंग जो कहते हैं मिसलेनियस फैक्टर, तो वही चीज़ें हैं। चलिए 85 क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। प्रयोजन शिक्षण विधि के प्रणेता विलियम क्ली पैट्रिक थे। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर विलियम की पैट्रिक। अब जो भी है जैसे भी है आप लोग नाम इसको लिख लीजिएगा, हालांकि मैं बता देता हूँ, बोल देता हूँ विलियम के पैट्रिक प्रयोजन शिक्षण विधि के प्रणेता थे। चलिए ठीक है। 86 पे अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या मुख्यतया किस शिक्षा स्तर से संबंधित है? तो बिल्कुल ये जो है प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। ठीक, प्राथमिक शिक्षा से। और ज़रा टाइमिंग देख लें। बिल्कुल ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा जा रहा है, देखिए धीरे धीरे। बिल्कुल ये तीसरा पार्ट वीडियो है। बताइए 3 घंटे का पेपर रहता है, इतना आसानी से सॉल्व नहीं होता है। लेकिन ये तो रहता है कि अगर आपको खुद को सॉल्व करना तो हाँ बिल्कुल ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, सही गलत करके सब कुछ बैठ जाइए। लेकिन बिल्कुल करना क्या है, सही सही करना है। क्योंकि बिल्कुल अगर क्वेश्चन ज़्यादा अटैम्प्ट होंगे तो ज़्यादा नंबर आएंगे। अभी आप इसे सुपर टेट में देख लीजिए 69,000 वाले में, तो 142 नंबर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मुझे दिखाई पड़ा 150 में से। अब शायद कोई पटेल नाम का लड़का था, तो उसी ने अचीव किया था 142 नंबर 150 में से। तुम और वो शायद 1985 का डेट ऑफ बर्थ का है लड़का। तो सोचिए, बताइए कितने कितने रातों पढ़ा होगा, मतलब एक एक चीज़ बेसिक क्लियर किया होगा, तब जाके हाँ बंदे ने पूरे 150 में से 142 निकाला होगा। तो वी सैल्यूट ऑफ देम। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो ये छोटी मोटी चीज़ें मैं बता रहा था आपको। हाँ, तो मैं कौन से क्वेश्चन पे था? हाँ बिल्कुल 87 क्वेश्चन। अधिगम के प्राथमिक सिद्धांतों के प्रणेता कौन थे? तो इसके प्रणेता कौन थे? बिल्कुल इसके प्रणेता थे थॉर्नडाइक। जहाँ अधिगम नाम आया वहाँ समझ लीजिए थॉर्नडाइक प्राथमिक सिद्धांत। चलिए ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 88 है, शैक्षिक तकनीकी तृतीय का दूसरा नाम क्या है? तो इसका शैक्षिक तकनीकी तृतीय का दूसरा नाम जो है ये इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। तो ये जो है कंप्यूटर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। और ये जो आईसीटी है, ये ओ लेवल जब बच्चे करने जाते हैं तो ये जो चौथा पेपर होता है वो आईसीटी का होता है, आईसीटी एंड रिसोर्सेज। ठीक है, खैर ये तो कंप्यूटर की बात है, तो मैं लिख देता हूँ इंग्लिश में लिख देता हूँ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक, स्पेलिंग वगैरह आप लिख लीजिएगा देखकर, बहुत अच्छी राइटिंग नहीं जा रही है। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन 89 पर। बालक के व्यवहार का कौन सा पक्ष उसके रुचियों तथा मनोवृत्तियों से संबंधित होता है? 89 नंबर क्वेश्चन है आप लोग, तो इसमें बता देते हैं आपको विकास पक्ष से। ठीक, तो उसका डेवलपमेंट एरिया होता है, डेवलपमेंट पार्टी होता है, तो वो विकास पक्ष से उसके रुचियों तथा मनोवृत्तियों से संबंधित होता है। जैसे व्यवहार है तो अगर उसमें उसकी रुचि है और उसमें उसकी मनो की वृत्ति है, ठीक है,
मतलब उससे उसका मन कह रहा हाँ इन लोगों से बोलना चाहिए, इसमें रुचि लेना चाहिए, चित्रकला है तो चित्रकला में रुचि लेना चाहिए, चित्रकला से संबंधित अगर कोई बात किया उससे तो हाँ बिल्कुल ये अच्छा व्यक्ति है। एम एफ हुसैन की बात की तो हाँ वो अच्छे आर्टिस्ट हैं, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। क्रिकेट की बात कर ली हम लोग तो क्रिकेट कहा कि हाँ वो अच्छे खेलते हैं, वो सिक्स मारता है, 6 ओवरों में 6 छक्का मार देता है, मतलब 6 बॉलों पे 6 छक्का मार देता है, बिल्कुल 300 रन बना देता है, एक एक मैचों में 200 रन बना देता है। तो ऐसे ही धीरे धीरे वो क्या कहता है अपने व्यवहार अपने रुचियों के विकास पक्ष में जाता है। चलिए ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन है, कक्षा शिक्षण के उपरांत जो छात्रों के अधिगम संबंधी समस्याओं को जानने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो इसका परीक्षण किया जाता है उपचारात्मक और निदानात्मक। ठीक, तो इसको मैं लिखने का प्रयास करता हूँ। उपचारात्मक उपचारात्मक एवं निदानात्मक। ठीक, इसका आंसर है 90 नंबर का। ठीक, चलिए 91 का है, रिक्त स्थान भरिए। मैंने, ये गहने लिखा हुआ है चलिए ठीक है मैं साफ कर देता हूँ उसको, नहीं हो पाएगा लगता है, छोड़ ही दीजिए। मैंने के अधिगम, जस्ट वन सेकेंड। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, गहने के अधिगम है, माफ़ कीजिएगा, गहने के अधिगम है। ठीक है, गहने के अधिगम पदानुक्रम में अधिगम की सर्वोच्च अवस्था है। तो कौन सी अवस्था है? ये समस्या समाधान। ठीक, समस्या समाधान, समाधान। बिल्कुल ये रहा आपका आंसर। चलिए ठीक है, रिक्त स्थान 92 है। हाँ बिल्कुल, मैंने नहीं गहने लिखा हुआ था और शायद पढ़ने में दिक्कत होगी कि हाँ मैंने कि गहने हैं। एनीवे चलिए 92 क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। रिक्त स्थान भरिए। मौलिकता, नमनीयता तथा प्रवाह के घटक हैं। प्रवाह डॉट डॉट के घटक, तो किसके घटक हैं? बिल्कुल 92 क्वेश्चन है तो ये चिंतन के घटक है। ठीक, चिंतन के घटक है। ठीक, इसको यहाँ पे चिंतन भी यहाँ पे फिल कर लीजिएगा, चिंतन होगा। चलिए ठीक, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 93 पे। रिक्त स्थान भरना है। प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षण में मानसिक उद्वेलन तकनीकी चिंतन के महत्व पर बल देता है। तो किसके महत्व पर बल देता है? अपसारी चिंतन की। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा आंसर? अपसारी, अपसारी चिंतन। फिर 94 क्वेश्चन नंबर है, रिक्त स्थान भैया कोवलबर्ग के सिद्धांत एवं बालक के डॉट डॉट विकास व्याख्या करता है। तो बिल्कुल नैतिक विकास करता है इनका। ठीक, नैतिक विकास करता है। इन सारे क्वेश्चन को आप लोग नोट करिएगा, बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़रूर बनते हैं। एक प्रकार से आपका एक अभ्यास होगा। हालांकि क्वेश्चन ऐसे तो नहीं आएंगे सेम टू सेम सुपर टेट वगैरह में, लेकिन इसी तरह आ सकते हैं, आगे पीछे हो सकता है, पूछेगा वही चीज़ है, क्वेश्चन को अपने अपने अनुसार चेंज करेगा। समय के साथ साथ प्रश्न भी चेंज हो जाते हैं। बिल्कुल, एक शिशु जन्म के पश्चात प्रथम माह में भाषा विकास की किस अवस्था में होता है? 95 क्वेश्चन है, बिल्कुल द्वितीय अवस्था में होता है, जिसको मैं बताता चलूँ आपको। ये जो है द्वितीय अवस्था में होता है, द्वितीय। ठीक, चलिए ठीक है। फिर 96 नंबर है, सीखने के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो सीखने के प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत किसने किया है? थॉर्नडाइक ने किया है। थॉर्नडाइक की बिल्ली, पावलोव का कुत्ता। चलिए थॉर्नडाइक हो गया। चलिए ठीक है, फिर 97 है, अभिक्रमित अधिगम किसके अधिगम सिद्धांत पर आधारित है? तो ये बी एफ स्किनर। ठीक, बी एफ स्किनर जो है इन्हीं के सिद्धांत पर आधारित है।
स्किनर, स्किनर, ठीक, ये रहा आंसर। 98 क्वेश्चन है, भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा के लिए की गई है? तो बिल्कुल 98 नंबर क्वेश्चन है। तो ये बच्चों के, दिव्यांग बच्चों के लिए, ठीक है, वो आर डिसेबल। तो ये जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए ये अधिक्रमित अधिगम का सिद्धांत आधारित है, इस पर आधारित है। चलिए ठीक है, 98 नंबर, मैं ऊपर का क्वेश्चन पढ़ गया। चलिए ठीक है, तो भारतीय पुनर्वास परिषद दिव्यांग प्रकार के बच्चों के लिए शिक्षा के लिए की गई है, ठीक है। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि IQ के आधार पर मंद बुद्धिता के स्तर का सही क्रम क्या है? तो बिल्कुल मंद, अल्प, जड़ बुद्धि। मंद, अल्प, जड़ बुद्धि, ठीक, ये इसका सही क्रम है। 100 नंबर क्वेश्चन, आत्मसात्करण तथा समायोजन की प्रक्रिया किससे संबंधित है? तो आत्मसात्करण तथा समायोजन की प्रक्रिया जो है ये संबंधित है जीन पियाजे अर्थात संज्ञात्मक विकास से, ठीक है। तो ये इसको मैं लिख देता हूँ, संज्ञात्मक, संज्ञात्मक, यहाँ विकास आप लोग लिख लीजिएगा, और जीन पियाजे लिख देता हूँ, जीन पियाजे। वाह भाई साहब, क्या राइटिंग है। चलिए ठीक है, पियाजे हो गया। उसके बाद 101 क्वेश्चन है, एवरेस्ट की बेटी जो कि लेखक तथा लेखिका कौन है? OR लेखक कौन है? तो अरुणिमा सिन्हा है, ठीक। अब ये जो है सीधे अब आपका करंट अफेयर्स से स्टार्ट होगा। करंट अफेयर्स में अब 50 से भी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो आपने जो को फोकस करना रहेगा, पूरे 50 क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स से आते हैं। लेकिन 50, माफ़ कीजिएगा, 50 तो नहीं, लेकिन 30, हाँ बिल्कुल 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 30 जो क्वेश्चन रहेंगे आपका करंट अफेयर से रहेंगे। अभी मैंने देखा तो पता चला इसमें कि हाँ, और बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल 30 क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर से हो सकते हैं। कभी कभी संख्या आगे पीछे बढ़ सकती है। और जो रीजनिंग क्वेश्चन है, तो रीजनिंग में 3 से 4, मतलब 5 से 6 क्वेश्चन बढ़ा सकते हैं, और फिर 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे। लेकिन देखते हैं आगे आगे क्या स्ट्रेटजी रहेगी इस पेपर की। खैर अपना पेपर सॉल्व करवाते हैं। एवरेस्ट की बेटी पुस्तक की लेखक कौन है? तो एवरेस्ट की पुस्तक की जो पुस्तक है उसकी लेखक है अरुणिमा सिन्हा है। अरुणिमा सिन्हा ने अब संन्यास की घोषणा भी की है शायद। चलिए ठीक है, अरुणिमा सिन्हा ने, इन्होंने पैरालंपिक गेम में मेडल भी जीता हुआ है। चलिए ठीक है, 102 उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष भाग्यलक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया है? हाँ बिल्कुल, यूपी का एग्ज़ाम है तो यूपी से ज़रूर पूछेगा। चलिए, तो 2017 में, 2017। फिर देखते हैं A107 अकबरनामा किसने लिखा है? तो अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा हुआ है। वैसे नाम से लगता है कि अकबरनामा अकबर नहीं लिखा, लेकिन अकबरनामा, अकबर तो पढ़ा लिखा ज़्यादा था नहीं, लेकिन फिर भी राज किया। तो एजुकेशन डज नॉट मैटर, बट यू हैव टू माइंड, you have to good you have to take a good mind and good knowledge. It is important for life. सो बढ़ते हैं 104 नंबर क्वेश्चन। भारत कला भवन किस नगर में स्थित है? तो भारत कला भवन नगर है वाराणसी में, बनारस, यूपी पे दक्षिण में पड़ता है, पूर्व दक्षिण पूर्वी कहा जा सकता है। वाराणसी और इलाहाबाद के बीच में एक ज़िला पड़ता है, संत रविदास नगर, भदोही, ठीक। चंदौली भी पड़ता है उधर, और शायद उधर कोई डैम भी है बना हुआ, सरदार सरोवर डैम है, चंदौली वंदौली में पड़ता है, सोनभद्र में पड़ता है, गोविंद सागर, वल्लभ पंत। चलिए, तो ये यूपी के फैक्ट हुए हैं। फिर उसके बाद 107 है, नैमिसारण पर्वत स्थल है उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? तो ये सीतापुर जिले में। सीतापुर जो है लखनऊ साइड पे है। अब लखनऊ से सीधे ऊपर जाएंगे, मतलब ऊपर साइड, नेपाल साइड पे, ठीक। ऊपर जाने का मतलब उत्तर साइड पे, ठीक। मैप में बता रहा था, तो वहाँ पे पड़ता है। तो लखनऊ से काफ़ी सटा हुआ इलाका है सीतापुर। सीतापुर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे,
सीतापुर। लखनऊ का पुराना नाम लखनपुर, उसी के बगल सीतापुर। नैमिसारण मेला भी लगता है। चलिए ठीक है। 108 है, जो सूर्य मंदिर उड़ीसा में किस स्थान पर स्थित है? तो ये तो काफ़ी दिनों से पढ़ते आए हुए हैं, कोणार्क। बिल्कुल, कोणार्क जो है, पुरी, जिसे पुरी भी कहते हैं। अब शायद इसमें कोणार्क नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पुरी तो दिया हुआ है। बिल्कुल पुरी, जो परीक्षा परिषद की तरफ से आया हुआ था, इसका आंसर तो पुरी लिखे हुए थे, कोणार्क नहीं लिखे हुए थे। तो 109 नंबर क्वेश्चन है, उस पाल शासक का नाम बताइए। शासक लिखना चाहिए, लेकिन शाक हो गया है, हो गई मिस प्रिंटिंग। तो उस पाल शासक का नाम बताना है जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया है। तो विक्रमशिला किसने स्थापित किया था? बिल्कुल, ये राजा धर्मपाल, पाल वंश। जस्ट 1 सेकेंड। धर्मपाल, तो राजा धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना की थी। ठीक है, बिल्कुल। यहाँ करंट अफेयर से भी क्वेश्चन बनते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे इसी में स्टैटिक्स भी मिक्स हुए हैं, इसी में ढेर सारी चीज़ें, तो उसी में सब कन्फ्यूजन बहुत होते हैं क्वेश्चन में। लेकिन कन्फ्यूजन से हटकर ही एग्ज़ाम देना, ये अच्छे योद्धा की कहानी होती है। तो चलिए ठीक है, 110 पे आते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 5 जून को मनाया जाता है। बिल्कुल, 21 जून को उसके बाद योग दिवस मनाया जाता है। फिर पेपर गोल्ड है 111। पेपर गोल्ड किससे कहते हैं? तो पेपर गोल्ड, इसको STR को कहते हैं। फिर इसको 112 कौन सा ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? तो लाल ग्रह कैसे कहते हैं? मंगल को कहते हैं। मंगलयान भी भेजा गया है, मंगल का क्षेत्र मिशन है। मंगल के प्लेन उसके क्या कहते हैं, सरफेस पे नहीं उतरा हुआ था, लेकिन उसके चारों ओर सिर्फ भ्रमण करता हुआ उसके सैटेलाइट से जानकारी देता था कि हाँ ये मंगल है। तो ये मंगल यान का एक बहुत अच्छा ये प्रयास था। बिल्कुल, हमारे इसरो का भी बहुत अच्छा प्रयास था, और इससे गौरवान्वित होता है भारत पूरे विश्व में। बिल्कुल। 113 नंबर क्वेश्चन है, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो लोकटक झील स्थित है हमारे मणिपुर के राज्य में, अर्थात भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में। तो देखिए, नागा मणि मिजो, ऊपर से नीचे आने पे नागा मणि मिजो राज्य पड़ता है। इधर त्रिपुरा पड़ता है, फिर मेघालय पड़ता है, फिर अरुणाचल प्रदेश उधर पड़ता है, फिर असम बीचों बीच में पड़ता है। और असम जो है, फिर उसके बाद असम से जो रिलेटेड है इधर साइड पर बांग्लादेश पड़ता है। तो ये पूर्वोत्तर के ज़िलों में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन, तो इसको आप मैप से एक बार रीड करिएगा तो सारे कन्फ्यूजन हो जाएंगे दूर आपके। चलिए, ये मणिपुर में आपको लिख कर दिखा देता हूँ, ये लोकटक झील है। चलिए ठीक है। फिर भारत की पहली पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण है, जो कि इस समय फाइनेंस मिनिस्टर हैं। और फाइनेंस स्टेट मिनिस्टर वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर हैं, जयराम ठाकुर के बेटे हैं। हिमाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर के बेटे हैं। बिल्कुल, पिता पुत्र दोनों राजनीति में हैं। कई दफ़ा देखा है राजनीति में, जैसे मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, रामविलास पासवान, चिराग पासवान, और ये अनुराग ठाकुर, जयराम ठाकुर, और फिर इसका सोनिया गांधी, और फिर राहुल गांधी। तो ऐसे धीरे धीरे सारे पॉलिटिकल पार्टी इसी मतलब राजनीति के लिए बिल्कुल देश की सेवा के लिए कार्यरत हैं, युवा देश जिसे कहा जाए। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 115 पे आते हैं। वर्ष 2017 में शांति और निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो बिल्कुल, किसे प्रदान किया गया है? 115, इसे डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रदान किया गया है। मनमोहन सिंह जाने माने अर्थशास्त्री हैं, इन दिनों उनकी तबीयत भी खराब हुई है। बिल्कुल। भारत नौसेना की पहली महिला पायलट कौन थी? तो पहली महिला पायलट थी शुभांगी, कैप्टन शुभांगी। नाम काफ़ी चर्चे में आया, शुभांगी।
ठीक है। भारत के 48वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन स्थल कहाँ था? तो गोवा था। गोवा की राजधानी पणजी। ठीक, ये गोवा, पणजी। प्रमोद सावंत शायद सीएम है, और जम्मू के पहले हुआ करते थे गवर्नर, वो अब यहाँ पे हो गए हैं। सत्यपाल मलिक हैं शायद यहाँ के शायद गवर्नर। चलिए बढ़ते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2017 के अनुसार भारत का स्वच्छ शहर कौन है? तो ये इंदौर है, बिल्कुल। 2017 के सर्वेक्षण के अनुसार ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मीडिया वगैरह में फैला हुआ था। चलिए ठीक है। 119 है। तो 64वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे चुना गया है? तो बिल्कुल अक्षय कुमार को चुना गया है। जाने माने एक्टर हैं, खिलाड़ी हैं भाई साहब, बहुत नाम कमाया, शोहरत कमाई, और अभी भी लगे हुए हैं। बिल्कुल देश हित में इनका अतुलनीय योगदान है, योगदान बहुत ज़्यादा अतुलनीय। चलिए 120 क्वेश्चन में। भारत के 21वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो इस बार 21वें मुख्य चुनाव आयुक्त किसे? अचल कुमार ज्योति को। उस समय की बात बता रहा हूँ मैं, अचल कुमार ज्योति थी, लेकिन इस समय कोई और है, उसको आप लोग सर्च कीजिएगा। ठीक है। किसे संयुक्त राष्ट्र संघ का 9वां महासचिव चुना गया है? तो बिल्कुल एंटोनियो गुटरेस को चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र यूएनओ, ठीक, यूएनओ। तो एंटोनियो गुटरेस शायद पुर्तगाल से आते हैं, गुटरेस, तब से शायद चेंज नहीं हुए। एंटोनियो गुटरेस पुर्तगाल के रहने वाले हैं। चलिए ठीक है। फिर उसके बाद बढ़ते हैं। व्यास सम्मान। व्यास सम्मान 2017 के लिए किसे चुना गया है? तो व्यास सम्मान 2017 के लिए चुना गया है बिल्कुल बिल्कुल ममता कालिया को चुना गया है। ये उस समय के स्टेट क्या कहते हैं, करंट अफेयर्स हैं 2017। देखिए 2018 में एग्ज़ाम हुआ, 2017 का जितना भी पुरस्कार पाया गया और फिल्म जगत की जो खबरें हुई थी, और जितने भी इंटरनेशनल लेवल पे कोई क्या था, तो ये सारी चीज़ें करंट अफेयर्स में अनिवार्य होता है। तो करंट अफेयर्स इज़ इम्पॉर्टेंट इन एवरी एग्जामिनेशन। चलिए ठीक है। 123 पे क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व शौचालय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है 19 नवंबर को मनाया जाता है। अभी जिसका हमने उल्लेख किया अभी ऊपर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में, तो उन्होंने इस पर एक फिल्म भी बनाई, टॉयलेट एक प्रेम कथा। 124 नंबर क्वेश्चन है। अगस्त 2017 में फिल्म प्रमाणन बोर्ड का नया अध्यक्ष प्रसून जोशी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, जस्ट वन सेकेंड, ये देखिए, प्रसून जोशी को नियुक्त किया गया। किसे नियुक्त किया गया? प्रसून जोशी। जाने माने डायरेक्टर। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं। 125 नंबर आपका क्वेश्चन है। तो वर्तमान में सर्वाधिक चीनी उत्पादन करने वाला भारतीय राज्य कौन सा? तो बिल्कुल अपना उत्तर प्रदेश। गन्ना उत्पादन ज़्यादा तो एथेनॉल ज़्यादा, तो चीनी ज़्यादा तो सब कुछ ज़्यादा। चीनी का कटोरा शायद कहीं हमने पढ़ा हुआ था। तो चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? शायद चीनी का कटोरा, बिल्कुल सर्च करके बताइएगा आप लोग। चलिए 126 नंबर क्वेश्चन पे हैं। फिर उसके बाद 1893 में किस शहर में स्वामी विवेकानंद ने भारत के प्रतिनिधि के रूप में विश्व धर्म संसद में प्रेरणादायी भाषण दिया था? बिल्कुल शिकागो में। इनका शिकागो वार्ता काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आया, ये तो स्टैटिक फैक्ट है। चलिए ठीक है। 127 डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित, फुटबॉल से।
ये रहा। कांडला बंदरगाह का हाल ही में परिवर्तित नया नाम क्या है? तो दीनदयाल। बिल्कुल, सरकार चेंज तो नाम भी चेंज, दीनदयाल। अब दीनदयाल उपाध्याय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय लिखा गया है इस बंदरगाह का नाम। इस विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, तो विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। बिल्कुल 10 दिसंबर को, 10 दिसंबर शॉर्टकट में लिख दिया मैंने। चलिए 130 क्वेश्चन नंबर है, अपनी किस पुस्तक के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज़ मिला होता है? तो गीतांजलि के लिए मिला हुआ था। बिल्कुल हाँ, गीतांजलि को मिला हुआ था। 1913 मिला हुआ था, 1913 गीतांजलि। कभी समय मिले तो आप गीतांजलि की किताब ज़रूर पढ़िएगा। और चलिए 31 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, सीधे रीजनिंग पे आ जाते हैं। तो बिल्कुल संकेत के बाईं ओर दो पदों में वही समानता है जो संकेत के दो पदों में है। तो ये ऐसा क्वेश्चन है, तो इसको मैं आंसर सीधे बता देता हूँ। तो बिल्कुल ये देखिए PCD, और फिर उसके बाद क्या हुआ है यहाँ पे BCD, फिर यहाँ पे क्या हुआ GHIJKLM, तो यहाँ पे DEF हो गया है। और फिर उसके बाद यहाँ पे EFGHIJK, ठीक। अर्थात अगर C से जोड़ा जाए तो CDEFGH फिर I, मतलब 6 अक्षरों को और जोड़ दिया जाता है, 6 स्थानों को और जोड़ा जाता है। तो C के बाद क्या आता है? I आता है। और D के बाद F आया, तो E के बाद EFGHIJK, ठीक। तो ये आएगा, ठीक, FGHIJK, ये उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें बढ़ोतरी हुई है सीधे सीधे। और इसका एक और आंसर है, इस तरीके से भी आएगा। और एक और तरीका दिखाते हैं आपको, CD, बिल्कुल बिल्कुल ये सेकंड, ये देखिए ये जो आया हुआ है CD आया, ये यहाँ पे D आया, और फिर BCDE आया, ठीक। और फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पे I के बाद I, और मतलब कि GHIJKL। जस्ट 1 सेकेंड, बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे अब इसका आंसर तो एकदम क्लियर हो गया है। जो अभी तक मैं बता रहा था तो इधर उधर काफ़ी वो भी मामला था, तो इसमें क्या हुआ था अब देखते, मैं बताता हूँ एक सेकेंड। ये जो B है PCD CDE DEF IJK, ये मामला है, ठीक है। सीधे सीधे दो का ऐड किया गया, CDE हो गया, अर्थात एक संख्या का अंतर। मतलब अगर दो अब हालांकि आयोग में तो बिल्कुल इसको साफ साफ दिया हुआ है 2, और फिर इस तरह से निकाल के, लेकिन उसको मैंने भी नहीं समझ पाया। हालांकि मैं उसके झांसे में पड़ गया कि समझ में आया कि हाँ ये दो ऐड किया जाएगा तो IFK आएगा, लेकिन फिर ये नया तरीका है जो कि हर एक माइंड से निकाल लिया जा सकता है। बिल्कुल जिसका जो माइंड काम करेगा उस तरह से निकाल के। तो एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ, BCD DC के बाद D के बाद E, फिर DEF IJK, ठीक है। तो ये था आसान। चलिए ठीक है, अब काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया इस क्वेश्चन में, अब छोटे छोटे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज कर देते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। और फिर यदि कमल कहता है कि रवि की माँ मेरी माँ की एक मात्र पुत्री है, तो कमल का रवि से क्या संबंध है? तो देखिए कमल और रवि का क्या संबंध है ये बता रहा है, ठीक है। तो इसमें सीधे से आपको क्या करना है, सबसे एक आसान तरीका, आप अपने ऊपर इसे अप्लाई कीजिए, ठीक। कमल आप अपने आप को मान लीजिए, रवि किसी और को मान लीजिए, तो इस तरह से आपका आंसर बिल्कुल निकल जाएगा। और हाँ, आपका रिलेशनशिप बिल्कुल जो आपकी क्लोज रिलेशनशिप में, उसमें आप रिलेशनशिप निकाल के देखिए तो बिल्कुल आएगा।
तो देखिए कमल की माँ जो है कि एक मात्र पुत्री कमल की बहन लगी, ठीक है। और जो कमल की बहन और रवि की माँ है, ठीक, कमल की जो बहन है वो रवि की क्या है, माँ है। तो कमल रवि का क्या होगा, मामा लगेगा, ठीक है, बिल्कुल मामा लगेगा। तो इससे आप अपने आप अप्लाई करके आप निकाल सकते हैं। चलिए ठीक है, इसके लिए कुछ पढ़ने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है कि हाँ भाई इसको पढ़ते चलें। चलिए ठीक है, फिर क्वेश्चन पे आते हैं। 133 पर क्वेश्चन पे आते हैं, और 133 पे आते हैं। श्रेणी 4M9K 16125G का अगला पद ज्ञात करना है। तो अगला पद क्या हो जाएगा, इसमें में से सीधे सीधे दो दो घटाते चले जाते हैं। जैसे क्या घटाते हैं, KLM हो गया, ये रहा KLM, ठीक। फिर GHI हो गया, ये I लिखा हुआ है, तो इसका मतलब तो I के बाद JK हो गया, ठीक। तो ऐसे से घटाया गया, ठीक। अब देखिए, अब जी से पहले क्या आया होगा, तो यहाँ पे ई आया होगा, ठीक, EFG आया, ठीक। तो ई तो श्योर हो गया, ठीक। अभी ऑप्शन दिया होता तो ई किसी पे होता तो टिक कर देते, लेकिन ऑप्शन यहाँ पे है नहीं, ये वन लाइनर था। अब फिर देखते हैं, 4 9, फिर 16 है, फिर 25 है, फिर क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर, अर्थात 36 ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको ज़रा ये रहा, तो इसका आंसर बता देता हूँ, 36 ई। चलिए 134 जो क्वेश्चन है, यदि किसी गुप्त भाषा में प्रोमोशन को 5 6 7 8 7 3 2 7 1 लिखा जाए तो उसी गुप्त भाषा में नोटेशन को क्या लिखा जाएगा। तो सीधे सीधे यहाँ से चुराते हैं, ठीक। तो चलिए ठीक है, एन को क्या किया गया है, 1 लिखा गया है, ठीक। और फिर ओ को क्या लिखा गया, यहाँ 7 लिखा गया। तो मैंने मान लिया 1 और ये 1, ठीक है। चलिए ठीक है, 1 और 7 हो गया। फिर आई को क्या दिया गया था यहाँ पर, तो 2 दिया हुआ, 2 भी लिख लिया मैंने, ठीक है। 2 7 1 हो गया। और फिर यहाँ टी पे कहीं दिया हुआ, तो टी का वैल्यू दिया हुआ 3, चलिए 3 भी लिख लिया मैंने, ठीक। 3 हो गया, 2 हो गया, 7 हो गया, कुछ ज़्यादा बड़ा 3 हो गया, चलिए ठीक है, 3 हो गया, 2 हो गया, 7 हो गया। फिर एक और 3 है, ठीक। तो यहाँ पर एक और 3 लिख लेते हैं, टी को 3 से डिनोट किया गया, ठीक, 3 हो गया। फिर ओ दिया हुआ है, तो ओ का भी वैल्यू दिया हुआ 7, और एन दिया हुआ है 1, तो 1 7 3 3 2 7 1। कुछ नहीं करना है, बस इसी के जितने भी कोडिंग है सीधे दिए हुए हैं, इस पर आपको लिख देना। 135 नंबर क्वेश्चन, मोहन पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलकर अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। फिर उसके बाद फिर बाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, तो तदुपरांत पुनः बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है, वह अपनी चले जाता है, यही सब वगैरह दिया हुआ है। चलिए ठीक है, देखते हैं, लगाते हैं। तो सबसे पहले इसको लगाने के लिए एक तरीका होता है, देखिए क्या तरीका होता है, सीधे आपने पश्चिम इधर लिख लेना है, ठीक। इधर ईस्ट, जस्ट 1 सेकेंड कट करता हूँ, ये ईस्ट हो गया अपना, ये वेस्ट हो गया, ये साउथ, ओ सॉरी नॉर्थ हो गया, और ये हो गया साउथ, ठीक। अब मोहन पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलता है, पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर गया, चलिए ठीक है। फिर अपनी दाईं ओर मुड़ता है, ये दाईं ओर हो गया, चलिए ठीक है। और 4 किलोमीटर चल गया, 4 किलोमीटर चल गया, ठीक, हो गया इतना। फिर उसके बाद फिर बाईं ओर मुड़ता है, फिर बाईं ओर मुड़ गया, ये लीजिए बाईं मुड़ गया। फिर 2 किलोमीटर चलता है, चलिए 2 किलोमीटर चल गया, ठीक। तदुपरांत पुनः बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर, अब ये देखो बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर की दूरी की है, तो बिल्कुल जहाँ 4 गया था और 4 आ गए यहाँ पे, अर्थात ये जो गैप है 2 पड़ गया है। आप फिर उसके बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चल गया। फिर उसको बाद अपने चलने के स्थान से कितनी दूर किस दिशा में है, ठीक। तो यहीं तो चला था, और ये देखिए ये स्थान है, और ये हम बता सकते हैं कि 2 किलोमीटर इधर गया हुआ, ठीक। अब इसको उधर जाने की क्या ज़रूरत है, यहाँ से इसको सीधे जोड़ लेंगे इनको, 2 और 3 कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक। 5 लिख दिए। किस दिशा में है, तो पश्चिम दिशा में, तो इसको कह सकते हैं 5 किलोमीटर पहले स्थान से, अर्थात इस स्थान से ये यहाँ पे है, ठीक। तो ये यहाँ पे है कितने किलोमीटर, 5 किलोमीटर, और किस दिशा में, ये वेस्ट हमने लिखा हुआ था, वेस्ट, वेस्ट बोले तो पश्चिम, ठीक। तो ये पश्चिम हो जाएगा। तो हमने कह दिया यहाँ पर
5 किलोमीटर पश्चिम में। चलिए ठीक है, ये हो गया 136 क्वेश्चन। कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर की भौतिक बनावट हार्डवेयर कहलाती है। ठीक है, आसान सा बच्चा सा क्वेश्चन। चलिए ठीक है, हार्डवेयर। चलिए ठीक, कंप्यूटर का दिमाग क्या होता है? तो ये CPU होता है, ट्रिपल C में पढ़ते चले आए होंगे। कंप्यूटर साइट का मेन पेज कहलाता है, तो होम पेज कहलाता है। बिल्कुल, होम पेज। कंप्यूटर वगैरह में आप लोग को एक क्वेश्चन नहीं फंसे होंगे और ना फंसेंगे। चलिए ठीक है, तो होम पेज हो गया। एक डिजिटल का डाटा मैंने 0 तथा 1 में संरचित करते हैं, अर्थात 0 और 1 में कहते हैं 0 मतलब ऑन, 1 मतलब ऑफ। ठीक, 1 मतलब ऑफ और 0 मतलब ऑन। ठीक है, ये होता है, बिल्कुल उल्टा रूल है इसमें। और फिर उसके बाद ईमेल से जुड़ी फाइल को जो ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजा है तो उसे अटैचमेंट। ये कई दफ़ा पूछा गया है, कई एग्ज़ाम में, यूपी टेट में भी, सुपर टेट में। देखिए बैंकिंग लेवल होता है तो बैंकिंग में प्री और मेंस होता है। तो प्री में अगर आप क्वालिफाई कर लिए तो मेंस में, तो मेंस में कैसे क्वेश्चन बनता है? प्री में बनते हैं तो उससे एक एक चैप्टर वाइज दिए जाते हैं, और जो मेंस में होते हैं एक चैप्टर प्लस एक चैप्टर। अगर आपको निकालना है रेशियो प्रोपोर्शन, तो रेशियो प्रोपोर्शन के साथ मिक्सचर एलिगेशन मिक्स कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से अगर पेपर तैयार होता है यूपी टेट सुपर टेट एग्जामिनेशन में, तो छात्रों को काफ़ी दिक्कत होगी। लेकिन देखिए इसमें क्या क्या बेनिफिट है कंपटीशन एग्ज़ाम के हिसाब से। देखिए बेनिफिट, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, सबसे बड़ी बात। और फिर उसके बाद इसमें जो क्या कहते हैं, पेपर का लेवल यूपी टेट और सुपर टेट के लेवल के एकदम बराबर होता है। आप देख लीजिए वो क्वेश्चन यूपी टेट में भी ज़्यादा आता है और फिर उसके बाद सुपर टेट में भी आता है। उसका लेवल जो होता है थोड़ा अगर हाई कर दिया जाता है तब तो हाँ बिल्कुल उसे प्री और मेंस कहा जा सकता है। तो ये सारे जो एग्ज़ाम वगैरह होते हैं, तो बीएड बीटीसी और जितने भी शैक्षिक कोर्स करने वालों को ये एक फ़ायदा रहता है कि हाँ यूपी टेट निकालो, फिर उसके बाद सुपर टेट एग्ज़ाम दो, फिर उसके बाद जो भी है आप अपना तैयारी करके आप इसको निकाल सकते हैं। लेकिन ये रहता है कई कई दफ़ा क्वेश्चन आते हुए भी नहीं कर पाते हैं, तो ये हमारी एक बदकिस्मती होती है। ठीक है, तो खैर ये सब बात की बातें हैं। तो 141 क्वेश्चन है, चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करना किस मूल्य से संबंधित है? तो 141 क्वेश्चन है, चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करना संवैधानिक मूल्यों से संबंधित है। ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूँ, संवैधानिक मूल्यों से। चलिए ठीक है, 142 है, अगर शिक्षक छात्र को विषय चुनने में मदद करे तो या उसकी कौन सी भूमिका होती है? तो बिल्कुल ये जो अगर शिक्षक है उसके प्रतियोगिता करना चाहे, ज़्यादा छात्रों की प्रतिभागिता करना चाहता है, ठीक है, तो आप शिक्षण की गतिविधि पे आधार सहभागी शिक्षण विधि का चुनाव करेंगे। ठीक है, जिसमें सबका भाग हो, सहभागी, ये इसका आंसर बनेगा। ठीक, सहभागी शिक्षक, बिल्कुल ये सारे आंसर जो है आयोग से आए हुए हैं। और रीजनिंग का जो क्वेश्चन फंस गया था उसमें भी पता नहीं क्या हो गया था, बताइए, आयोग से इतना आंसर दिए है, लेकिन अपने से खुद से लगाने पर आंसर भी आ जाता है। चलिए ठीक है, वैसे भी आंसर लिखा हुआ था F के, लेकिन कैसे आया ये मुझको बताना ज़रूरी था। चलिए ठीक है, अब बढ़ते हैं। 143 क्वेश्चन है, हाँ 43 तो हो गया। 144 है, दंड नकारात्मक प्रकार का दंड किस प्रकार का है, पुनर्बलन है? तो ये नकारात्मक प्रकार का है। ठीक है, ये नकारात्मक प्रकार, किसी बालक को आप दंड देते हैं तो ये नकारात्मक प्रभाव पड़ा, उसको आप पहले समझाइए। ठीक, अब जैसे समझाने पे नहीं समझता तो फिर समझाइए। ठीक है, आप उसको थोड़ा सा क्या कहते हैं, चार बच्चों के बीच में अगर नहीं समझा पाते हैं तो चलिए ठीक है, उसको एकांत में लाकर समझाइए। तो इस तरह से जो नकारात्मक वर्णन होता है। तो 145 है, शिक्षक के व्यावसायिक आचरण के मानक कौन निर्धारित करता है? तो ये NCTE निर्धारित करता है, NCTE। और 146 है, संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों के मूलभूत कर्तव्यों की चर्चा हुई? तो बिल्कुल संविधान के 51 अनुच्छेद में। ठीक है, आर्टिकल नंबर 51। और फिर 147 है, फिर किसी व्यक्तिगत समस्या हेतु 1:1 निर्देश कहलाते हैं। तो 1:1 निर्देश क्या कहलाते हैं? तो ये व्यक्तिगत निर्देशन कहलाते हैं, व्यक्तिगत निर्देशन। ठीक है, और फिर 148 है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत हुई थी 1988 में।
चलिए ठीक है। फिर उसके बाद 149 है, भावात्मक एकता समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भावात्मक एकता समिति के अध्यक्ष थे संपूर्णानंद, डॉक्टर संपूर्णानंद। इनके नाम से संस्कृत विश्वविद्यालय खुला हुआ है, बनारस में है। फिर उसके बाद है 150 है, कौन सा अभिलेख छात्रों की योग्यता, रुचि, क्षमताओं एवं प्रतिक्रिया की जांच करने हेतु रखा जाता है? तो बिल्कुल छात्र प्रोफाइल अभिलेख। ठीक, देखिए जो छात्र प्रोफाइल अभिलेख होता है तो एक एक बच्चे का अकाउंट बना रहता है, तो उस अकाउंट में ये इनके पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिखे रहते हैं, नाम, पिता का नाम, पता, कहाँ का रहने वाला है, निवासी, ये सब लिखा रहता है। तो इस प्रोफाइल कंप्यूटर में भी बनता है और फाइल में भी बना के रखा जा सकता है। तो ये रहा ओवरऑल अपना ये वीडियो, लास्ट वीडियो था। 150 क्वेश्चन लगभग ये पार्ट 3 में डिस्कस हो गए हैं, इसका मैंने आंसर भी बता दिया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और बिल्कुल इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल द सुपर टेट एग्ज़ाम एस्पिरेंट्स। और बिल्कुल इस सुपर टेट एग्ज़ाम के जितने भी कैंडिडेट होंगे तो उनको पुराने एग्ज़ाम पेपरों को बिल्कुल जांच करना होगा, देखना होगा उसमें क्या प्रतिक्रिया थी, कैसी क्या क्वेश्चन आए हुए थे, उनसे कुछ सीखना होगा कि हाँ बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे ऐसे क्वेश्चनों का आप अभ्यास करके जाइए, तो एग्ज़ाम में को आसानी रहेगी। ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आप बना लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। वीडियो काफ़ी लंबा चला गया है, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो में जुड़े रहने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। शिवाजी टीचर्स एकेडमी के तो शुक्रिया अदा करता है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए हमारे चैनल से, और वेट किए बिल्कुल बिल्कुल एक और वीडियो का वेट करिए। 2019 का मैं अब वीडियो बनाऊंगा, 2018 का तो ये कंप्लीट हो गया, 2019 का मैं बहुत जल्दी एक वीडियो को, आपकी बार वीडियो को थोड़ा शांत मतलब छोटा करने की कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में जुड़ने के लिए, शुक्रिया।